Members of an oligopoly might be able to set the prices, though this might be illegal. यहाँ पर अपनी कीमत को रख सकते हैं लेकिन वो इलीगल होगी। इलीगल क्यों होगी? Oligopolies firm are able to make large profit because there are few players in the market. Barrier to entry allow an oligopolies firm to maintain the profit in long term. Customers बेसिकली पता है क्या है इसकी जो टाइप्स हम पढ़ेंगे ना, एक होगी क्लूसिव, एक होगी नॉन क्लूसिव। क्लूसिव का मतलब होता है आपस में इकट्ठा हो जाना, मिल जाना। उसमें क्या करेंगे, जो दो तीन दुकानें हैं ना वो आपस में गांठ जोड़ कर लेंगी कि यार हम मिलकर इतनी कीमत रखते हैं, तो ये ओलिगोपोली बेसिकली उसको कहते हैं। डिसएडवांटेजेस क्या है? प्राइस सेटिंग इन ओलिगोपोली इलीगल इसलिए कह रहा है कि अगर आपस में उन्होंने तय कर लिया है कि यार हम इतनी इतनी कीमत रखेंगे और बाद में कोई एक बंदा कीमत बढ़ा देता है तो ये तो गलत हो गया ना, गैर कानूनी काम हो गया। प्राइस सेटिंग इन ओलिगोपोली माइट प्रूव डिसएडवांटेजेस टू कस्टमर्स, इनोवेशन ऑफ स्मॉल प्लेयर्स इन द इंडस्ट्री इज सप्रेस्ड। नुकसान ये है क्योंकि उन्होंने पहले बार उन्होंने आपस में गठजोड़ किया हुआ है तो नए के लिए मुश्किल हो जाता है। एन ओलिगोपोलिस फर्म इज एबल टू मेक गुड प्रॉफिट्स ऑन an ongoing basis to therefore no incentive for product improvement. Oligopoly industries can suffer from price wars. जो नॉन क्लूसिव है वहां पर गठजोड़ नहीं होता तो हर बंदे ने डिफरेंट कीमत रखी है तो वो एक वार क्रिएट हो जाती है। टाइप्स ऑफ ओलिगोपोली, क्लूसिव और नॉन क्लूसिव। क्लूसिव ओलिगोपोली क्या होती है? कोलिजन्स आर प्राइस कार्टल्स। कार्टल्स का मतलब क्या होता है समझ लें, कोई भी एसोसिएशन, ठीक है, एसोसिएशन या फिर कोई ग्रुप। कार्टल का मतलब याद रख लें ग्रुप। आर इलीगल इन सम कंट्रीज, फ्यू फर्म्स कंसीडर सच एग्रीमेंट्स एज नीड। वो कहता है कि कुछ दुकानों का आपस में ग्रुप बना लेना कुछ कुछ मुल्कों में गैर कानूनी समझा जाता है। तो कोलिजन, क्लूसिव ओलिगोपोली का मतलब है लोग आपस में कोलिजन्स कर लेते हैं, कोऑपरेशन कर लेते हैं, अपना कोई ग्रुप या एसोसिएशन बना लेते हैं कि 10 दुकानें हैं, 10 में से 4 लोगों ने, 4 दुकानें वाले ने कहा है कि यार हम मिलकर ये कीमत रखेंगे ताकि किसी का प्रॉफिट लॉस ना हो। प्राइस कार्टल, ग्रुप ऑफ फर्म्स, मैंने कह दिया ना कार्टर का मतलब क्या है? ग्रुप। ग्रुप ऑफ फर्म गेटिंग टुगेदर टू डिटरमाइन द मार्केट प्राइस एंड आउटपुट। 4 दुकानें थी आपस में टुगेदर, गेट टुगेदर हुआ उनका, इकट्ठे हुई ताकि वो अपनी प्राइस वगैरह और प्रोडक्ट सेट कर सकें कि इतना प्रोडक्ट बनाएंगे और इसकी इतनी कीमत रखेंगे। प्राइस कार्टल डिपेंड्स अपॉन द फॉलोइंग कंडीशंस। ओनली वेरी few firms are operating which are well known to each other, ठीक है, they are open with each other regarding the cost and production methods। अब मशीनरी कौन सी रखी हुई है, आपस में कितना खर्चा कर रहे हैं सबको पता होगा। प्रोडक्शन टेक्निक्स एंड कॉस्ट ऑफ ऑल फर्म्स आर सिमिलर, they produce similar products, there is a dominant firm, there are significant barriers on entry of new firms, the market is stable, there is no price war। पहले collusive में no interference या no intervention by the government to hinder collusions को रोकने के लिए। प्राइस कार्टल्स आर रेयर इन प्रैक्टिस बिकॉज ऑफ प्री कंडीशंस गिवन अबव। इन कंडीशन की वजह से वो कहते हैं कि ये कम इस तरह की कोलिजन्स आमतौर पर होते हैं, किसी एक को डोमिनेट कर लेते हैं। इसके नुकसान क्या हैं? कार्टर मेंबर्स कीप प्राइसेस हाई डिलिबरेटली थ्रू एग्रीमेंट। मतलब क्या कि 10 दुकानें हैं, सपोज 10 में से 4 दुकानों वाले आपस में मिले, गेट टुगेदर हुआ उनका, उन्होंने आपस में कोई मुआहदा या एग्रीमेंट कर लिया है कि हम मिलकर एक तो मशीनरी इस तरह की इस्तेमाल करेंगे, उसके ऊपर इतनी कॉस्ट लगाएंगे, फिर उसकी इतनी प्राइस रखेंगे और इतना ही सप्लाई या प्रोडक्ट बनाएंगे। आपस में उन्होंने चीजें तय कर ली है थ्रू एग्रीमेंट। क्लूसिव ओलिगोपोली में मेंबर फर्म जनरेट सुपर प्रॉफिट ऑन द कॉस्ट ऑफ बायर्स। कॉस्ट ऑफ बायर मतलब क्या कि बायर को ये चीज बर्दाश्त करना पड़ती है। Member may agree to hide the prices or withhold information such as the hidden charges and credit card transactions वगैरह। Members keep restricted output to create relative shortage in market in order to increase market price। देखा, keep restricted output। वो 4 लोग जो ना इस तरह भी कर सकते हैं कि चारों के चार आपस में सोचे कि यार कल से हमने लोगों को कहना है कि हमारे पास प्रोडक्ट जो ना वो बहुत कम बच गया तो वो आप लोगों को हम नहीं बेच सकते। लोग क्या करेंगे, लोग कहेंगे यार अच्छा ज्यादा पैसे ले लो हमें बेच दो, तो इस तरह से हमें ज्यादा प्रॉफिट आएगा। तो ये 2 नंबरी करने में भी वो कहते हैं ये काम कर सकते हैं। Members have set price for their products under exclusive oligopoly, so they do not bother to improve quality of products individually। वो कहते हैं 4 लोगों ने सोचा होगा कि यार हमने मिलकर किसी का नुकसान नहीं करना, सब ने एक जैसी कीमत रखनी है, तो चाहे चारों का गंदा प्रोडक्ट हो, क्वालिटी चाहे जितनी बुरी हो, तो उनको पता है नुकसान नहीं होना किसी का, क्योंकि होने तो हम 4 लोगों के पास ही सेल है। अब यहाँ पर देखें, ये पहले उसने आमतौर पर एक डिमांड और सप्लाई कर शो कर दिया कि ये सप्लाई कर रहा है, ये डिमांड कर रहा है, ठीक है, या ये जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो मार्केट प्राइस है। लेकिन कार्टर वाले क्या करते हैं, आपस में गांठ जोड़ करके प्राइस बढ़ा देते हैं।
तो यहाँ पर हमें ये पॉइंट मिलता है, ठीक है, कोई सप्लाई का। तो एक्चुअल प्राइस वाली लाइन ये थी जहाँ पर डिमांड सप्लाई और डिमांड का इंटरसेक्ट कर रही थी, तो ये मार्केट प्राइस थी। मार्केट प्राइस से बढ़कर इन्होंने अपनी कीमत ऊपर हाई कर दी है, क्योंकि कार्टेल है ना, आपस में ग्रुप बना के कीमत हाई कर दी। ये ग्राफ के ऊपर हमने शो कर दिया, यहाँ पर देखें लिखा हुआ है कार्टेल प्राइस। ये कार्टेल प्राइस है जो 4 लोगों ने एसोसिएशन ग्रुप के थ्रू रखी है, और ये प्राइस जहाँ पर डिमांड और सप्लाई इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इक्विलिब्रियम है, इसे हम कहते हैं मार्केट प्राइस। एक्सप्लेनेशन यही बातें हैं। नॉन इंक्लूसिव ओलिगोपोली, ए मार्केट स्ट्रक्चर इन विच फ्यू फर्म्स हैव नियरली इक्वल मार्केट शेयर। ये अब ओलिगोपोली की दूसरी टाइप है, नॉन इंक्लूसिव ओलिगोपोली। यहाँ पर कोई ग्रुप नहीं होगा। A market structure in which few firms having nearly equal market share and selling similar goods. Each firm is independent. यहाँ आपस में कोई ग्रुप नहीं है कि एक दूसरे को चीजें बताएंगे कि फलां मशीन लिया है, इतना खर्चा कर रहे हैं, इतना प्रोडक्ट बनाएंगे, इतनी कीमत रखेंगे। इस तरह की कोई चीज नहीं है। Each firm is independent regarding the price and output policy. As all the firms have almost equal share in the market, therefore they try to increase their market share through competition with each other, which is termed as price war. यहाँ पर जंग क्रिएट हो जाएगी इन सब के दरमियान। उसके बाद क्या है, देखें यहाँ पर सप्लाई इन्होंने देखें बाय रिस्ट्रिक्टिंग द सप्लाई। रिस्ट्रिक्टिंग का मतलब होता है किसी चीज को रोकना या कम करना, ठीक है। तो देखें ये उसने कहा कि उसने QC तक सप्लाई को कम कर दिया है। हमेशा हम क्या करते हैं कि जब हम पहले कीमत बढ़े तो सप्लाई बढ़ाते हैं, लेकिन सप्लाई जब कम हो, देखें अब पहले क्या होता है, प्राइस बढ़ती है तो सप्लाई बढ़ती है। सप्लाई पहले बढ़े तो कीमत कम करना पड़ती है। अगर हमने कीमत को अगर उस तरह से बढ़ाना है, बढ़ाना चाहते हैं तो पहले हम सप्लाई को कम करेंगे, ठीक है, ताकि शॉर्टेज फील हो लोगों को और हम इसकी फायदा उठाएं और इसकी प्राइस बढ़ाएं। तो यहाँ पर देखें वो कहता है जो सप्लाई है ना, ये क्या हुआ है QC तक, ऊपर देखें ये QC आ रहा है। सप्लाई को तो हमने इस तरह देखना है ना, पहले सप्लाई यहाँ थी तो पीछे की तरफ इधर हो गई, प्राइस यहाँ थी तो ये ऊपर हो गई। ये इसका इंपैक्ट इस तरह से देखें। कीमत बढ़ाने के लिए हमें खुद सप्लाई कम करना पड़ती है, तो कीमत पहले सप्लाई कम कर देंगे, लोग को कहेंगे यार हमारे पास कोई माल नहीं है बेचने का, वो कहेंगे यार ज्यादा पैसे ले लो बेशक लेकिन बेच दो। हम कहेंगे ठीक है भाई मार्केट में इतनी कीमत चल रही थी लेकिन हम इतनी लेंगे, तो कीमत बढ़ा दी। तो इस तरह से उन्होंने सप्लाई कम शो की रिस्ट्रिक्ट करके, तो इस तरह से उन्होंने प्राइस को क्या किया, बढ़ा दिया। इन द अबव ग्राफ फ्री मार्केट प्राइस वुड बी PM एंड क्वांटिटी सप्लाइड वुड बी QM। हाउएवर फ्री मार्केट प्राइस, पहले जो नॉर्मल वाली डिमांड एंड सप्लाई वाली इंटरसेक्शन पॉइंट है, ये फ्री मार्केट हम इसे कहते हैं, ये पॉइंट था। तो वो कहता है इसमें क्या था पहले, हाँ वो कहता है जो आमतौर पर डिमांड और सप्लाई की कर्व है उसमें क्या हो रहा है, फ्री मार्केट प्राइस वुड बी PM एंड क्वांटिटी सप्लाइड विल बी QM। However, cartel decides on a price of PC which may be established by restricting supply। सप्लाई को कम करके हमने कीमत बढ़ाई to QC by use of a quota on its member। This create the problem of potential oversupply because at price PC a member of the cartel might be tempted to maximize its own profit by producing at output QS। This would undermine the cartel agreement and probably lead the other member to increase the production। ये देखिए प्राइस ये शो तो हो रहा है, कार्टेल प्राइस हमने बढ़ा दी है। क्यों बढ़ाई हमने, सप्लाई को कम किया पहले, जिसकी वजह से हमने प्राइस को बढ़ाया। तो हम कार्टेल प्राइस यही होती है कि मार्केट प्राइस से बढ़ाया, ये सिंपल मार्केट प्राइस थी, तो हम प्राइस को बढ़ाना चाहते हैं तो पहले सप्लाई को कम करेंगे। तो अब कीमत हमने बढ़ा दी है, कीमत बढ़ेगी तो फिर क्या डर होगा, फिर और ज्यादा सप्लाई बढ़ जाएगी, कीमत के बढ़ने से तो सप्लाई बढ़ती है, फिर ओवर प्रोडक्शन का इशू। तो ये मार्केट तो इस तरह से ही फ्लक्चुएट करती रहती है। लेकिन पहले हमने गट जोड़ कर, ये तो नॉन इंक्लूसिव है, इसमें कोई बंदा क्या करता है, कीमत बढ़ानी हो तो अपने आउटपुट को कम शो करता है। अब जिस तरह कहते हैं ना कि चीनी जो है शॉर्ट हो गई है, इसका मतलब ये नहीं होता कि पाकिस्तान में वाकई चीनी नहीं है, वो क्या करते हैं उसको छुपा लेते हैं, स्टॉक कर लेते हैं, बस इस पर इतनी अंडरस्टैंडिंग है। उसके बाद है किंग डिमांड कर्व, a special model of non-inclusive oligopoly where the mutual interdependence of oligopolist firm increase the price uncertainty। ये क्या है, स्पेशल मॉडल ऑफ
किंग डिमांड कर्व किसकी एग्जांपल है? नॉन कोलिसिव, स्पेशल मॉडल ऑफ नॉन कोलिसिव ओलिगोपोली। किंग डिमांड कर्व अगर आपका एमसीक्यूज आ जाए पेपर में कि बताएं किंग डिमांड कर्व जो है ये किस कंपटीशन की एग्जांपल है, तो आप कहेंगे इम्परफेक्ट कंपटीशन की। अगर वो पूछते हैं कि इम्परफेक्ट कंपटीशन की किस टाइप की एग्जांपल है, तो आप कहेंगे ओलिगोपोली की। अगर वो कहें कि ओलिगोपोली की किस टाइप की एग्जांपल है, तो आप कहेंगे नॉन कोलिसिव ओलिगोपोली की। स्पेशल मॉडल ऑफ नॉन कोलिसिव, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये एमसीक्यूज में इस तरह से टेस्ट हो जाता है। Non-cohesive oligopoly, where the mutual interdependence of oligopolies firm increase the price uncertainty। यहाँ पर नॉन कोलिसिव है, कोई गाठजोड़ नहीं है, हर कोई आजाद है। Unpredictable reaction of rival firm against any price change initiated by the firm coexist in such market। वो कहता है इसमें अब एक दुकान कीमत बढ़ाती है ना, वो प्रिडिक्ट नहीं कर सकती कि मेरे साथ वाला कंपटीटर जो है वो क्या करेगा, इसके ऊपर क्या रिएक्शन शो करेगा, वो कीमत बढ़ाएगा या अपनी कीमत के ऊपर बरकरार रहेगा या कीमत कम करेगा। 6 दुकानें हैं, 6 में से एक ने ऐसे ही पंगा किया है, अपनी कीमत बढ़ा दी है प्रोडक्ट की, तो वो कहते हैं अब वो उसको ना सर्टेनिटी नहीं है, उसकी प्रिडिक्शन नहीं कर सकता वो कि मेरे साथ वाली जो 5 दुकानें हैं वो भी मेरी तरह कीमत कम करते हैं प्रोडक्ट की, या वो अपनी कीमत पर कायम रहते हैं या उल्टा और कीमत बढ़ा देते हैं। दिस एक्शन एंड अनप्रिडिक्टेबल रिएक्शन ऑफ राइवल फर्म क्रिएट्स ए यूनिक डिमांड कर्व। वो कहते हैं इसकी वजह से, अब देखिए आमतौर पर अगर हो ना, हमें पता है कि यार अगर प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड कम होगी, ये नॉन कोलिसिव। अब यहाँ पर वो कहते हैं ये एबनॉर्मल सिचुएशन है, ठीक है, इसमें अनप्रिडिक्टेबिलिटी है, हमें नहीं पता कि हमारी साथ वाला दुकान वाला जो है, क्योंकि कंपटीशन तो है, 7 और दुकानें हैं, तो हमें पता नहीं है कि हमारी प्राइस के चेंज करने से वो अपनी प्राइस के ऊपर कैसा असर दिखाएंगे। सपोज देयर आर 5 मेजर फर्म्स A, B, C, D and E within a market. It has been assumed that the firms have no hidden or open cartel। ना तो उनका कोई खुलेआम कोई गठजोड़ है, ना ही कोई छुप के उन्होंने बनाया हुआ है। Because of this, every firm is independent। कोई ग्रुप भी नहीं है, एसोसिएशन ही नहीं है, कार्टल ही नहीं है, तो हर फर्म दुकान के आजाद है। In its economic decision, assume a price P in the market, as all the firms are independent. If a firm, suppose firm A, decide to change its price, then there will be 2 possible reaction or strategies for its rival or competitor firms B, C, D, E। वो कहते हैं कि सपोज किसी भी मोहल्ले में 5 दुकानें हैं, 5 में से किसी एक ने कीमत तब्दील कर दी, जो बाकी 4 हैं उनके पास अब 2 किस्म के ऑप्शन होंगे। कौन से? Either the rival will match the price P star initiated by firm A, or rival firm will ignore any price change by the firm A। मतलब क्या? वो कहता है कि 5 दुकानें थी, 5 में से जो पहली दुकान है ना, इसने अपनी जो प्राइस है उसको चेंज कर दिया है। अब जो बाकी 4 हैं वो भी अपनी प्राइस को या तो चेंज करेंगे या फिर वैसी वैसी की वैसी रहेगी। तो इसके चेंज करने का इफेक्ट जो है उसके ऊपर जो बच्चे 4 दुकानें हैं वो 2 किस्म का रिएक्शन शो करेंगी। अनप्रिडिक्टेबिलिटी यही थी कि किंग डिमांड कर्व में जो नॉन कोलिसिव की एग्जांपल है उसमें इसने प्राइस जब चेंज की तो इसे नहीं पता था कि जो बाकी 4 दुकानें हैं वो भी इसकी तरह कीमत को चेंज कर देंगी या अपनी कीमत पर बरकरार रहेंगी। अब केस 1 क्या है? आइदर दी राइवल, राइवल का मतलब समझ लें जो बच्चे 4 दुकानें थी B, C, D और E विल मैच द प्राइस P डॉट। सपोज इसमें वो कहते हैं कि वो भी अपनी कीमत उस पहली वाले के बराबर ले आते हैं जिसने कीमत तब्दील की है, इनिशिएटेड बाय फर्म ए, जिसने अपनी कीमत तब्दील की थी। इफ फर्म ए रिड्यूसेस इट्स प्राइस एंड राइवल फर्म विल डू द सेम, वो भी कीमत कम कर दें, द मार्केट शेयर विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोपोर्शनेटली अमंग ऑल द फर्म एज देयर इज नो रीजन टू इंक्रीज शेयर ऑफ एनी पार्टिकुलर फर्म। वो कहता है कि एक ने कीमत कम की ताकि ज्यादा प्रॉफिट कमाए, लेकिन बाकी 4 ने भी कीमत कम कर दी, तो दोबारा वही हालात हो गए, सारे एक जैसे हो गए, तो सब बराबर के पैसे कमाएंगे। रिजल्टेंटली डिमांड कर्व विल बिकम रिलेटिवली इनइलास्टिक। डिमांड के ऊपर वो कहता है कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कीमतें एक जैसी हैं तो डिमांड भी उतनी रहनी है। इफ ओलिगोपोलिस्ट फर्म इंक्रीजेस द प्राइस अबव पी, वो कहते हैं अब वो पहली फर्म अब वो कीमत बढ़ाती है, सपोज द राइवल विल मेंटेन देयर प्राइस इन ऑर्डर टू मेक द फर्म लूज कस्टमर। पहले 5 में से एक दुकान ने कीमत कम की तो बाकियों को डर था कि लोग इसके पास चले जाएंगे, हमारी पुराने वाली कीमतें जो ज्यादा थी, तो वो इस डर से अपनी कीमत भी कम कर देते हैं। अब दूसरे केस में जो पहले वाली फर्म है अब कीमत कम करने की बजाय उसने इस दफा कीमत बढ़ा दी। अब जो उसके मुकाबले वाली दुकानें हैं वो इसकी तरह कीमत नहीं बढ़ाएंगे, वो क्या करेंगे, वो कहेंगे कि नहीं जो हमारी कीमत पहले थी वही रहे, ताकि लोग हमारे पास आए, इसके पास ना जाए क्योंकि इसने कीमत बढ़ाई हुई है। डिमांड कर्व विल मूव along more elastic portion of the demand curve। अब देखें, और if oligopolist firm increases the price, अब वो पहले वाली जो फर्म ए थी ना
उसने पहले कीमत कम की तो बाकी को भी कम करनी पड़ गई, क्योंकि उनको डर था कि लोग इसके पास चले जाएंगे। अब इस फर्म ने अपनी कीमत बढ़ा दी है तो बाकी फर्म जो है वो कीमत नहीं बढ़ाएंगी, वो अपनी पुरानी कीमत रखेंगी, ताकि वो पुरानी कीमत कम थी तो लोग हमारे पास आए, इसने कीमत बढ़ा दी है तो लोग इसके पास ना जाए। If oligopolist firm increases the price above, the rival will maintain their price in order to make the firm lose customer, ताकि जो पुरानी जो फर्म ए है उसके कस्टमर जाए हों क्योंकि उसने कीमत बढ़ा दी थी। डिमांड विल मूव along more elastic portion of the demand curve to the left of Q, ये ग्राफ पर elastic demand is greater than 1। अब इसकी जाहिर सी बात है डिमांड में फर्क आ जाएगा क्योंकि लोग सारे अब बकिया चार की तरफ चले जाएंगे। केस 2, राइवल फर्म विल इग्नोर एनी प्राइस चेंज बाय द फर्म। में पहला केस जो है उसमें दो सिचुएशंस थी, उसमें किसी एक के चेंज करने, किसी एक दुकान की कीमत के चेंज करने से बाकी का रिएक्शन आ रहा था। अब क्या है, अब इसमें कोई भी दुकान अगर कीमत को चेंज करेगी ना तो बकिया को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो इसको इग्नोर करेंगे। राइवल फर्म यानी जो इसके कंपटीटर्स हैं बी, सी, डी और ई विल इग्नोर एनी प्राइस चेंज बाय फर्म ए। If firm A initiates a price increase and the rival firm will ignore it, it will cause a substantial decrease in demand for firm A. उसके बाद consequently the demand curve will become more elastic. कीमत बढ़ाई है तो डिमांड कम होगी। If oligopolist firm cuts the price below P, then rival will cut the price too, and hence there will be little or no increase in demand. Demand will move along the less elastic segment of the demand curve to the right of Q. ये right left की जो बात है ना, ये ग्राफ के ऊपर देखने वाली है। यहाँ डिमांड जो है वो क्या हो रही है, कम हो रही है। तो पहला केस था उसमें उन्होंने चेंज दिखाया, दूसरे केस में उन्होंने क्या किया, इग्नोर किया। एक्सप्लेनेशन, स्लोप ऑफ डिमांड कर्व ऑफ ए फर्म इनिशिएटिंग द प्राइस चेंज इज क्वाइट डिफरेंट बिकॉज़ इट डिपेंड्स अपॉन द रिएक्शन ऑफ द राइवल फर्म। एज इन ग्राफ बिलो, आउटपुट बिलो Q और एनी प्राइस हायर देन P, the firm will ignore the price change and cause the firm demand curve relatively elastic. For any output beyond the Q or any price, एक ग्राफ की प्रॉब्लम लिखना है। अब दो केसेस थे ना, एक में क्या कर रहे थे, वो प्राइस को मैच कर रहे थे, दूसरे में प्राइस को मैच नहीं कर रहे थे। अब पहले से दूसरे में, एक में तो कर इग्नोर रहे थे ना, उसको तो छोड़े। जो पहला है जिसमें वो प्राइस को चेंज कर रहे थे कंपटीटर्स, या तो एक ने अपनी प्राइस कम की तो बाकियों ने भी अपनी प्राइस कम कर दी थी। एक में उसने प्राइस कम की तो बाकियों ने कहा कि नहीं हम अपनी पुरानी कीमत ही रखेंगे, उसमें उन्होंने प्राइस को मैच नहीं किया। ठीक है, अब इसमें वो देखें एवरेज रेवेन्यू की कर्व है, ठीक है, और ये मार्जिनल कॉस्ट की कर्व है। तो अब डिमांड कर्व का आमतौर पर बिहेवियर क्या होता है, डाउनवर्ड और नेगेटिव स्लोप। अब यहाँ पर देखें, the slope of the demand curve of a firm initiating the price change is quite different because it depends upon the reaction of the rival firm. As in graph below, output below Q star or any price higher than P star, quantity को कम करना या कीमत का पहले से बढ़ाना, the firm will ignore the price change and cause the firm's demand curve relatively elastic. For any output beyond Q star, अब बढ़े, or any price lesser than P, the rival will match and follow. अब क्या कर रहा है, वो आउटपुट को बढ़ा रहा है पहले से और कीमत को कम कर रहा है, तो वो कहते हैं कंपटीटर क्या करेंगे, वो प्राइस को मैच करने की कोशिश करेंगे और फॉलो करेंगे उस प्राइस को, which can cause relatively inelastic demand curve. Consequently, demand curve for oligopolist firm will become a bend shaped and termed as kinked demand curve, where the bend occur at the existing price P and the corresponding quantity Q. The bend in the demand curve breaks the marginal revenue curve into two different segments. ये देखें, इसको सेगमेंट्स में डिवाइड कर दिया डिमांड कर्व। इसके पोर्शन देखें दो हैं, पहले जो बिल्कुल नीचे है वो है नॉन मैचिंग प्राइस, वहां पर तो कोई फर्क नहीं है कि नॉर्मल कर्व आ रही है। दूसरे के ऊपर उन्होंने उसको मैच करने की कोशिश की है, उस पॉइंट से आगे उन्होंने मैचिंग शुरू की जब की, तो वहां पर वो मजीद बेंड हो गई है कि उसने कहा था कि मैंने अब एक ने कीमत कम की तो बाकी चार कहते हैं कि हमने भी कीमत कम करनी है। ठीक है, तो पॉइंट क्या है कि यहाँ पर जब लॉ ऑफ डिमांड हमने पढ़ा तो हमने सिर्फ यही कहा था कि प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड कम होगी, तो डिमांड सिर्फ कम हो रही थी, एक ही बिहेवियर था। अब यहाँ पर रास्ते में वो अपने डिसीजन को चेंज करता है। पहले तो सिंपल सिचुएशन चल रही थी, देखें एक नॉर्मल, उसके बाद क्या करते हैं वो प्राइस को मैच करने लग जाते हैं। ठीक है, जब मैच करते हैं अपनी प्राइस को तो डिमांड यहाँ पर उसकी बेंड हो जाती है। तो इस तरह से जब उसकी डिमांड के ऊपर देखते हैं कि आप इलास्टिक हुई है या इनइलास्टिक, उसके ऊपर जो प्रोडक्ट वो बेचेगा उससे क्या होगा, रेवेन्यू आएगा। तो रेवेन्यू भी तो इसी तरह से फ्लक्चुएट करता है ना कि डिमांड के ऊपर, डिमांड अगर बाद इस चेंज डिसीजन के बाद बढ़ेगी या कम होगी, तो उसके बाद हम देखते हैं अगर डिमांड बढ़ी है तो एवरेज रेवेन्यू बढ़ेगा,
अगर डिमांड कम हुई है तो मतलब अर्निंग कम होगी। ग्लोबलाइजेशन, a comprehensive term which refers the expansion of business transaction across the domestic boundaries of the country and to other countries of the world। ग्लोबलाइजेशन कहते हैं इंटरनेशनल को, यहाँ पर पाकिस्तान नहीं, ओवरऑल हम पूरी दुनिया को देख रहे हैं। A comprehensive term which refers the expansion of business transaction across the domestic boundaries of the country and to other countries of the world as well। For example, exchange of knowledge, physical technology and goods वगैरह, import export जिस तरह है। Impact of globalization on firms behavior, फर्म के ऊपर ग्लोबलाइजेशन का क्या असर पड़ता है। ग्लोबलाइजेशन इंक्रीजेस द कंपटीशन बिकॉज गवर्नमेंट डिक्रीजेस द ट्रेड बैरियर फॉर फ्री मोबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अमंग द नेशंस। अब पहले दुकानें सिर्फ पाकिस्तान की जो दुकानें थी उनका कंपटीशन था, अब कंपटीशन पूरी दुनिया के साथ चल रहा है। allows the firm to adopt the division of labor which promote the specialization and decreases the cost of production। गवर्नमेंट डिक्रीजेस, गौर से यार इसको रीड करते जाना है। Government decreases the trade restrictions which give big push to scale of production of the firm। Firms from developed countries move their capital resources to other nations which create competitive market environment for existing firms and help in abolishing monopolies। Resources mobilization, resource mobilization enable the firm to adopt modern technology of production which help in increasing the productivity। Allows the financial institutions to expand their lending across the world। It makes easier for the firms to, ओवरऑल वो कहता है कि अब एक अकेली दुकान जब पाकिस्तान में है तो उसका कंपटीशन कम है, पूरी दुनिया के साथ है तो कंपटीशन बढ़ेगा। इसके अलावा वहां पर अगर कोई अपनी ब्रांच या फैक्ट्री बनाती है तो टेक्नोलॉजी का भी एक्सचेंज होगा, वहां के ज्यादा ट्रेड लोगों के साथ काम करेंगे तो प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी। कर्जे जो पाकिस्तान में हैं वो आप दुनिया के कर्जे दे सकेंगे। इट मेक्स इजियर फॉर द फर्म टू अवेल कैपिटल रिसोर्स टू ओवरकम देयर हार्डशिप्स, मुश्किलात दूर होंगी। डिसएडवांटेज क्या है? Damaging for the infant industry, structural unemployment, environmental concerns, trade imbalances, inflation risk। इन्फेंट जिसे कहते हैं मतलब नए लोगों के लिए एक किस्म की डैमेजिंग बात है ना, कंपटीशन जब इतना ज्यादा हाई हो। अब जो अकेला मोनोपोली वाला सिचुएशन है उससे तो कोई डर नहीं होता, एक अच्छी भली मार्केट है जहां पर इतनी दुकानें हैं, वहां पर नए बनने के लिए मुश्किल काम हो जाता है। इसकी पहले एक्सप्लेनेशन देते हैं। बिफोर ग्लोबलाइजेशन फर्म वाज प्रोड्यूसिंग लेसर आउटपुट एट हायर कॉस्ट एंड ऑफरिंग एट relatively higher prices in the market। After globalization, firm's output expanded while its cost and price fell from itna। Here, firm is enjoying more profit by expanding the sales to international markets। पहले वो क्या कहता है कि firm was producing lesser output at higher cost and offering relatively higher prices। कि जाहिर सी बात है जब ज्यादा खर्चा कर रहा है, प्रोडक्ट कम बन रहा है तो उसने खर्चे तो पूरे करने हैं तो ज्यादा पैसे लगाएगी। जब ग्लोबलाइजेशन आ गई, अब सिर्फ पाकिस्तानी, अब दुनिया के साथ भी काम हम कर सकते हैं। फर्म आउटपुट एक्सपेंडेड, अब ज्यादा प्रोडक्ट बनेगी, कॉस्ट एंड प्राइस। अब जब ज्यादा एक्सपेंड हो जाता है तो क्या होता है, कम खर्चे में बंदा ज्यादा काम कर लेता है। फेल फ्रॉम C1 C2 एंड P1 P2। हियर फर्म इज एंजॉयिंग मोर प्रॉफिट। अब देखें ऊपर इंपैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। तो ग्लोबलाइजेशन के आने से क्या होता है, वो कहता है कि खर्चे कम होते हैं, प्रोडक्ट बढ़ता है, प्राइस कम होता है। प्राइस कम, कॉस्ट कम और प्रॉफिट ज्यादा। और क्या था, कॉस्ट, प्राइस और आउटपुट, आउटपुट भी बढ़ेगा। उसने क्या था, ग्लोबलाइजेशन के आने से क्या होता है, कॉस्ट कम होती है। उसके बाद उसने क्या कहा था, प्राइस का। देखें एवरेज कॉस्ट कर्व AC2 AC1 MC1 MC2 P1 P2। अब ये तीन चीजें वो दिखा रहा है, ठीक है, कि ग्लोबलाइजेशन के बाद उसने कहा है कि हम प्रोडक्ट ज्यादा बना रहे हैं कम खर्चे में, तो खर्चा हमारा कम होगा, कॉस्ट कम पड़ेगी और कीमत भी हमें कम रखनी पड़ेगी। ठीक है, P1 से P2 प्राइस हुई। उसके बाद ग्राफ आपको दिखाऊं कि खर्चा भी अब कम हुआ, AC1 से AC2 कर्व ये नीचे आ गई। बस यही प्राइस और खर्चे को हमने शो करना था, ये दोनों कम हुए हैं।
और एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू ये हमने शो करना होता है कि फलां पॉइंट के ऊपर टच होंगे और इस तरह से। लेकिन कंसेप्ट के बेस पर हमने ग्राफ के ऊपर जो मेन पॉइंट आपने याद रखने हैं वो कौन कौन से हैं कि प्राइस ग्लोबलाइजेशन के आने से अब अकेली एक दुकान थी एक मोहल्ले में या एक मुल्क में, ग्लोबलाइजेशन के आने से अब वो बाहर के मुल्क में अपना कारोबार काम वगैरह कर सकती है, तो उसके पास ज्यादा एक्सपेंड उसने कर दिया है, अब ज्यादा प्रोडक्ट बना रही है अपने कम खर्चे में ज्यादा। तो इस तरह से ज्यादा करेगी प्रोडक्ट बनाएगी तो कम खर्चा तो कम होगा क्योंकि प्रोडक्ट अब ज्यादा है, रेवेन्यू ज्यादा आ रहा है, तो पर यूनिट हमें कम कास्ट पड़ रही होगी, तो पर यूनिट कास्ट कम पड़ रही होगी, तो इस तरह से हम क्या करेंगे, हमें खर्चे पूरे करने का कोई इस तरह का डर नहीं होगा, हमें पता है, तो हमें प्राइस वगैरह भी ज्यादा रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो प्राइस भी इस तरह से कॉस्ट और प्राइस दोनों क्या करेंगे, कम होंगे। यहाँ पर लिखा है उसने various cost and price fell from C1 to C2 cost and price P1 to P2। तो ग्लोबलाइजेशन के आने से ना ओवरऑल बंदे के प्रोडक्ट में एक्सपेंशन होती है, बढ़ता है, जिसकी वजह से उसे खर्चे पूरे करने का डर नहीं होता, तो प्राइस भी वो पहले से कम कर देता है। और इस तरह से वो एक या दो फैक्ट्री में अब ज्यादा प्रोडक्ट बन रहा है तो उसके क्या हो रहे हैं, ज्यादा कास्ट वगैरह और प्राइस